एक तानाशाह जिसने लगभग 24 सालों तक राज किया, उसके परिवार ने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक जिस देश पर शासन किया, उसे रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा। लगभग 13 साल के गृह युद्ध के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंकने के लिए जो अंतिम कोशिश हुई, उसमें 13 दिन से भी कम समय लगा। 8 दिसंबर 2024 को विद्रोही गुटों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो कौन है बशर अल असद, जिन्होंने सुन्नी बहुल सीरिया, जहां सुन्नी मुस्लिमों की आबादी 70 से 80% है, वहां शिया होकर लगभग 24 सालों तक शासन किया। बशर अल असद का जन्म साल 1965 में हुआ। उनके पिता हाफिज अल असद बाथ पार्टी के कट्टर समर्थक थे। असद के जन्म के अगले साल यानी 1966 में वो रक्षा मंत्री बने। उन्होंने सुन्नी बहुल वाले सीरिया में सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और 1970 में राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने विपक्ष का दमन करके और लोकतांत्रिक चुनावों को खारिज करते हुए कड़ाई से शासन किया। वो एक शक्तिशाली राष्ट्रपति थे और कई लोग उन्हें तानाशाह मानते थे। 30 सालों के शासन के बाद साल 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो गई। इसके बाद उनके बेटे बशर अल असद ने सत्ता संभाली। लेकिन एक सच ये भी है कि शुरू में बशर अल असद को अपने पिता की विरासत संभालने के लिए तैयार नहीं किया गया था। बात 1994 की है। बशर लंदन में नेत्र चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे थे। इसी साल असद के बड़े भाई बासेल की एक कार हादसे में मौत हो गई। बासेल को अगले वारिस के तौर पर देखा जाता था। इस हादसे के बाद असद को लंदन से वापस बुला लिया गया। वो सेना में शामिल हुए और भविष्य की तैयारी शुरू कर दी। साल 2000 में जब ये 34 साल के थे तो इनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। इसके लिए सीरिया के संविधान में संशोधन किया गया। तब राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 40 साल हुआ करती थी। राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने बाद बशर ने आसमा अल अखराज से शादी कर ली, जिनसे वो पढ़ाई के दौरान लंदन में मिले थे। राष्ट्रपति बनते ही बशर अल असद ने 600 राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। सीरियाई लोगों में उम्मीद जगी कि उनका नया नेता अपने पिता की तुलना में उदारवादी होगा। लेकिन एक साल के भीतर बशर ने सुधार समर्थक सक्रियता को रोकने के लिए धमकियों और गिरफ्तारियों का इस्तेमाल किया। 2002 में अमेरिका ने सीरिया पर सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने का आरोप लगाया और देश को तथाकथित बुराई की धुरी देशों के सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया। असद के राष्ट्रपति रहते 2005 में सीरियाई सरकार पर लेबनान के प्रधानमंत्री राफिक हरीरी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। इसके बाद लेबनान में सामूहिक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच सीरिया ने 30 सालों की सैन्य मौजूदगी के बाद लेबनान खाली कर दिया। साल 2007 से 2010 तक सीरिया में भीषण अकाल पड़ा और लोगों ने गांवों से पलायन शुरू कर दिया, क्योंकि उनके नेता ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। साल 2010 में अमेरिका ने सीरिया पर आतंकवादियों के समर्थन का आरोप लगाते हुए प्रतिबंधों को बढ़ा दिया। इसके अगले ही साल 2011 के शुरुआत में अरब जगत के देशों में तानाशाही के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जिसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना गया। इस क्रांति ने कई तानाशाहों को गद्दी से उतार फेंका। इसकी चिंगारी सीरिया तक पहुंची। 2011 में 15 साल के एक स्कूली बच्चे मुआविया ने स्कूल की दीवार पर पेंट से लिखा, अगली बारी तुम्हारी है डॉक्टर। डॉक्टर असद का निकनेम है। पुलिस ने ये लाइन लिखने के आरोप में कई बच्चों को घर से उठा लिया और जेल में डाल दिया। उन्हें यातनाएं दी। बच्चों की रिहाई की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन असद की सरकार ने इन प्रदर्शनों से सख्ती से निपटा। ये बच्चे जब जेल से बाहर आए तो उनकी हालत देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इन घटनाओं के साथ कई चीजें जुड़ी थी, जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था, भयंकर सूखा, आजादी का अभाव और तनावपूर्ण धार्मिक माहौल जो विद्रोह का कारण बनी। असद ने विरोध करने वालों पर कठोर कार्रवाई की। यहीं से सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़क उठी। सेना के एक गुट ने विद्रोह कर दिया और फ्री सीरियन आर्मी FSA बना ली। 2 जुलाई 2012 आते आते सीरिया पूरी तरह गृह युद्ध में घिर गया। इस बीच 2013 में रासायनिक हथियारों के हमले के दौरान दमिश्क के बाहर सैकड़ों लोग मारे गए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि हमला सीरियाई प्रशासन ने किया। वहीं सीरिया के शासन ने इसके लिए विरोधी ताकतों को दोषी ठहराया। असद सरकार और सीरियाई विद्रोहियों के बीच शुरू हुआ युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, ये और भी जटिल होता गया। इस्लामिक स्टेट, ISIS सहित नई ताकतें सीरियाई शासन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गईं। इस गृह युद्ध में सीरियाई सरकार, कई चरमपंथी गुट समेत अमेरिका, ईरान और रूस जैसे देश भी शामिल थे। इस कारण 5 लाख से ज्यादा सीरियाई लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए।
2015 में एक बार ऐसा लगा कि असद सरकार गिर जाएगी क्योंकि देश के एक बड़े इलाके पर उसका नियंत्रण जा चुका था। हालांकि रूस के सैन्य हस्तक्षेप के बाद ये स्थिति बदली। 2015 में रूस ने पहली बार सीरिया में विद्रोही ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके साथ ही असद ने अपने कई प्रमुख इलाकों पर फिर से कब्जा किया। ईरान और रूस की मदद से 2016 तक लगा कि असद सरकार ने विद्रोह पर काबू पा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक संगठन जिसकी शुरुआत सीरिया में शुरू हुए गृह युद्ध के कुछ महीने बाद हुई थी, उसका नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी अपनी योजना पर काम कर रहा था। उसने 2017 में हयात तहरीर अल शाम STS के गठन का ऐलान किया। जुलानी ने कहा कि उसका मकसद सीरिया को असद सरकार से आजाद कराना है। साल 2018 में अमेरिका ने STS को आतंकी संगठन घोषित कर दिया और अल जुलानी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम रख दिया। इस दौरान जुलानी अपने लड़ाकों को मजबूत करने में जुट गया। उसने अपनी फौज तैयार की, सही समय का इंतजार किया, जो इजराइल हमास जंग और रूस यूक्रेन जंग की वजह से आया। 13 साल बाद यानी 27 नवंबर 2024 को उसने हमला किया और देखते ही देखते सीरिया के अलेप्पो, दमा, दरार, होम्स और दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ये इतना जल्दी इसलिए हो पाया क्योंकि बीते कुछ सालों से असद सीरिया में काफी अलोकप्रिय हो गए थे। सीरियाई सेना के ज्यादातर सैनिक असद के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार 8 दिसंबर 2024 को सीरियाई राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा।